क्या आप जानते हैं एक राज्य की राजधानी में बना ये गराज अपने अंदर ऐसी कहानी समाये रखा है जिसकी चर्चाएं आज भी होती हैं। उस टाइम के राजनीतिक गलियारे जिनके बारे में कोई खुलकर भी बोलने से डरता था, खबर लिखने वाले अखबार भी एक बार जरूर सोचते हैं, नाम लिखने के बजाय पॉलिटिशियन लिखते हैं। ऐसे समय में ऐसी घटना ने करवट लिया कि राजनीतिक गलियारा हिल जाता है। लोग सड़कों पर उतर गए, खुद नेताओं ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। पुलिस प्रशासन से लेकर सीबीआई के ऑफिसर्स तक सबकी जांच पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। मीडिया और पब्लिक इन पर आरोप लगाने लगी। एक ऐसा केस जिसके बारे में आज तक वहां के लोग भूल नहीं पाए, लेकिन कोई बात भी नहीं करना चाहता। हम आपको जो भी बताएंगे वो ऑलरेडी मीडिया में है। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। आज हम बात करने वाले हैं शिल्पी गौतम केस के बारे में। इस घटना की शुरुआत होती है बिहार की राजधानी पटना से। ये केस उस समय का है जब बिहार की सीएम मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी हुआ करती थीं। पहले लालू प्रसाद यादव जी थे, लेकिन वो चारा घोटाले के मामले में जेल चले गए। पूरे राज्य को चलाने का जिम्मा राबड़ी देवी जी के ऊपर था। इनके दो भाई सुभाष यादव और साधु यादव ने सरकार चलाने में अहम भूमिका निभाई, खासकर साधु यादव। अभी तो ये लालू परिवार से अलग हो चुके हैं, लेकिन पहले साथ थे। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी या राजद पार्टी की सत्ता थी, जिसे लालू प्रसाद यादव जी ने बनाया था। इनके साले साहब यानी पत्नी के भाई साधु यादव का कद पार्टी में काफी बड़ा था। जब जीजा जी जेल चले गए और बहन सीएम बनी तो इनको सपोर्ट देने के लिए भाई साधु यादव थे। हर फैसला इनके मौजूदगी में ही होता था। ये थोड़े दबंग टाइप के आदमी थे, डरते किसी से भी नहीं। ये गोपालगंज कॉन्स्टिट्यूएंसी से राजद में एमपी भी रह चुके हैं। तो 1999 का दौर था। बिहार में आरजेडी पार्टी की हवा चल रही थी और साधु यादव इस हवा को चलाने वाले थे। हर कोई, चाहे वो आम आदमी हो या बड़े बड़े बिजनेसमैन, इस पार्टी से जुड़ना चाहते थे। लोग दोस्ती बनाकर रखना चाहते थे। यही वो समय था पटना हाई कोर्ट ने जंगल राज की संज्ञा दी थी एक कोर्ट के हियरिंग के दौरान। उन दिनों पटना में बिहार में क्या होता था वहां के लोगों को अच्छे से पता है। खैर, एक एनआरआई डॉक्टर थे बीएन सिंह, जो लंदन में रहते थे। इनके इकलौते बेटे गौतम सिंह, 27 साल की उम्र। हमेशा से इनका एक शौक था राजनीति, इन्हें पॉलिटिक्स में आना है। इसी शौक के चलते ये अपने परिवार से दूर लंदन छोड़कर बिहार के पटना चले आए। यहीं पर एक घर लेकर रहने लगे हैं। चूंकि पिता एक डॉक्टर हैं, पैसों की कमी तो थी नहीं, इसीलिए बिना करियर की चिंता किए आराम से अपना शौक पूरा कर सकते थे। राजनीति में हाथ आजमा सकते थे। ये आरजेडी ज्वाइन कर लेते हैं। धीरे धीरे साधु यादव जी से भी इनकी काफी जान पहचान बढ़ती जाती है। कभी कभी गौतम पॉलिटिकल इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि साधु यादव और गौतम में इतनी मित्रता हो गई थी कि दोनों साथ में बिजनेस भी करने लगे थे, कोई रेस्टोरेंट चलाते हैं। गौतम सिंह का कद भी पार्टी में ऊंचा हो रहा था, लोग जानने लगे थे, पुलिस वालों से भी पहचान होने लगी। इसी दौर में पटना में एक बिजनेसमैन भी हुआ करते थे, उज्जवल कुमार जैन। ये पटना के पुराने और प्रतिष्ठित कारोबारी हैं। इनकी रेडीमेड कपड़ों की दुकान है स्टेशन के पास। इन्हीं की 23 साल की बेटी थी शिल्पी जैन। ये 1988 में मिस पटना का खिताब भी जीत चुकी हैं। अखबारों में इनके नाम छपे थे, फोटो छपी थी, इन्हें भी लोग जानते थे। इन्होंने पटना विमेंस कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन जस्ट कंप्लीट किया था और एक इंस्टीट्यूट से कंप्यूटर का कोर्स कर रही थी। किसी कॉमन फ्रेंड की पार्टी में शिल्पी जैन और गौतम सिंह की मुलाकात होती है। दोनों में दोस्ती हो गई। ये एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। वैसे शिल्पी के एक भाई भी हैं, प्रशांत जैन। इनको लेकर भी एक भयानक किस्सा है जो आपको आगे पता चलेगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स दावा करते हैं कि शिल्पी और गौतम एक दूसरे से प्रेम किया करते थे और ये बात दोनों के घर वालों को पता थी। दोनों हाई प्रोफाइल पार्टीज में भी एक दूसरे के साथ देखे जाते हैं। गौतम ने कथित तौर पर शिल्पी की मुलाकात साधु यादव से भी कराई थी, एक हाई प्रोफाइल पार्टी में, जहां पर कई बड़े बड़े नेता बिजनेसमैन आए हुए थे। हालांकि बाद में साधु यादव जी ने मीडिया के सामने इनकार कर दिया कि कभी भी शिल्पी जैन से नहीं मिले। 2 जुलाई 1999 फ्राइडे का दिन शिल्पी जैन का रोज का रूटीन था। सुबह में 10 बजे के आसपास इंस्टीट्यूट जाना और 1 बजे तक वापस आ जाना। 2 दिन से इनके पिता उज्जवल जी भी घर पर नहीं थे, एक जरूरी काम से राजस्थान के जयपुर गए हुए थे। समय के अनुसार सुबह के 10 बजे शिल्पी इंस्टीट्यूट जाने के लिए घर से निकलती हैं। इन्होंने रिक्शा लिया हुआ था, जैसे कि रोज करती हैं। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा। घर पर परिवार बेटी के लौटने का इंतजार कर रहा था। 1-1:30 बजे तक वो आ जाती थी। कभी कभी फ्रेंड के साथ आती तो 1 घंटा एक्स्ट्रा लग जाता। इससे ज्यादा लेट रेयरली होता। उन दिनों मोबाइल फोन्स भी उतने आए नहीं थे कि फौरन कॉल करके पूछ लें। टेलीफोन से हुआ करते हैं। जब शिल्पी के घर आने में लेट होने लगा तो भाई और माँ ने पता करना शुरू कर दिया। इंस्टीट्यूट में कॉल करके पूछते हैं। पता चला कि वो तो आज आई ही नहीं। ये थोड़ी अजीब बात थी। बेटी इंस्टीट्यूट के लिए निकली लेकिन पहुंची नहीं, फिर गई कहाँ पर।
परिवार जितने भी लोगों को जानता था, खासकर शिल्पी के करीबी दोस्त इत्यादि, बारी बारी उनसे पूछा जाता है। शिल्पी के पिता तक भी बात पहुंचती है कि बेटी आई नहीं। वो भी सुनकर काफी चिंतित हुए और फौरन जयपुर से पटना के लिए रवाना हो गए। उन दिनों पटना का जैसा माहौल था, उससे परिवार और भी डरने लगा। शिल्पी के भाई ने गौतम को भी कॉल करके सूचना दी। गौतम ने कहा कि वो भी पता करते हैं। कुछ टाइम के बाद गौतम भी लापता हो गए। उनके दोस्तों ने भी नोटिस किया कि दोपहर से वो कहीं दिखे नहीं, ना ही मिलने के लिए आए। शाम हो गई, वो अपने घर पर भी नहीं। अब तो गौतम ने भी कॉल उठाना बंद कर दिया था। उन दिनों मोबाइल फोन्स नए नए आए थे, 4-5 साल ही हुए होंगे। बहुत कम लोग ही यूज किया करते हैं। ये एक लग्जरी कैटेगरी में आता था जिसे अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं। गौतम के दोस्त भी काफी परेशान हुए। ये साधु यादव जी को जाकर बताते हैं कि गौतम कहीं मिल नहीं रहा, गायब हो गया। सीबीआई की रिपोर्ट और मीडिया के अनुसार साधु यादव ने सीधे पटना के आईजी को कॉल किया। कहा कि ऐसी ऐसी बात है, गौतम का पता लगाइए, चाहे जो हो जाए। दोस्तों ने बताया कि उस दिन गौतम सफेद रंग की मारुति जेन कार लेकर घूम रहे थे। कुछ दोस्तों ने उसी कार के साथ उनको देखा था। वो कार भी गायब है। हालांकि गौतम के पास ऑलरेडी एक कार थी, डाइवो सिएलो, जो कि घर में ही पार्क्ड है। ये कार 1990s के समय में इंडिया में काफी फेमस था। हालांकि बाद में कार डिसकंटिन्यू हो गया। यहाँ गौतम के पास दूसरी गाड़ी मारुति जेन कहाँ से आई? उधर शाम के करीब 7 बजे शिल्पी के एक चाचा जी थाने जाकर बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। साधु यादव ने टेलीफोन से गांधी मैदान पुलिस स्टेशन के एसएचओ से कांटेक्ट किया और गौतम का केस रजिस्टर करने को कहा। ये गौतम के दोस्तों को भी सुझाव देते हैं कि एक बार थाने जाकर फिजिकली केस दर्ज कराओ। एक सीनियर जर्नलिस्ट बताते हैं कि उन दिनों जब किसी की ऐसे गायब होने की सूचना पुलिस को मिलती थी तो वायरलेस पर मैसेज फ्लैश होता था। उसमें पूरी जानकारी दी जाती थी कि ये आदमी या महिला हैं, इन कपड़ों में इस जगह से गायब हुए। शिल्पी की खबर के साथ भी ऐसा ही किया गया। पटना के हर थानों में उसकी जानकारी फ्लैश हो चुकी थी। अब 2 जुलाई का दिन गुजरता है, 3 जुलाई आया। इस केस को लेकर मीडिया और ऑफिशियल जांच में कई सारे डिफरेंसेस हैं। मीडिया अपनी अलग अलग थ्योरीज चला रही थी, लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स कुछ और ही कर रहे थे। मीडिया में है कि 3 जुलाई की रात 9 बजे, लेकिन सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट में है कि शाम के 6:30 बजे गांधी मैदान पुलिस के पास एक सूचना आता है अननोन की तरफ से। पता चला कि पटना के फ्रेजर रोड क्वार्टर नंबर 12 के पास जो गराज है उसके अंदर 2 लोग संदिग्ध हालत में पड़े हैं। ये इलाका पटना के सबसे बिजी जगहों में से आता है, पॉश इलाका है। यहाँ एसएसपी ऑफिस, सरकारी एमएलसी क्वार्टर्स इत्यादि भी हैं। जो लोकेशन बताई गई वो सरकारी एमएलसी क्वार्टर नंबर 12 था। सूचना मिलते ही पुलिस यहाँ पर पहुंचती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यहाँ पर ऑलरेडी साधु यादव जी के कार्यकर्ता मौजूद थे, आ चुके थे। पुलिस भी पहुंची। पता चला कि ये गराज, कार रखने वाली जगह का दरवाजा अंदर से लॉक है। तमाम एफर्ट्स करके दरवाजे को खोला गया। यहाँ सफेद रंग की मारुति जेन कार खड़ी थी। गाड़ी के अंदर एक लड़का और एक लड़की थे जिन्होंने केवल आधे कपड़े पहन रखे थे। लड़के ने केवल पैंट पहना था और लड़की ने केवल टी शर्ट। इन दोनों की सांसें भी नहीं चल रही थीं। पुलिस को इनकी पहचान जानने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। ये शिल्पी जैन और गौतम सिंह थे। आखिर इस तरह के संदिग्ध हालात में कैसे पाए गए? पुलिस के आने के आधे घंटे के भीतर ही साधु यादव भी यहाँ पर पहुंच गए। कुछ देर के बाद शिल्पी के भाई प्रशांत जैन भी आ जाते हैं। इन दोनों को देखकर पुलिस भी हैरान थी। अभी तक कोई खबर लीक नहीं हुई है तो इनको कैसे पता चला? और तो और कार्यकर्ता पुलिस से पहले ही पहुंच चुके थे। ये गराज भी अंदर से बंद था तो किसी बाहरी को कैसे पता कि अंदर कौन है और कितने लोग हैं? इसी जगह पर लोग निष्पक्ष जांच करने की आवाज उठाने लगे, नारेबाजी करने लगे। अब पुलिस की भी सवाल खड़े करने वाली जांच शुरू होती है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इस केस में जुड़े एक अहम पुलिस ऑफिसर का स्टिंग ऑपरेशन भी किया गया, जिसमें हैरान करने वाली बात पता चली, जो आपको अभी बताएंगे। दोनों लड़का लड़की आधे कपड़ों में संदिग्ध हालत में कार के अंदर मिले, जो गैराज के अंदर पार्क थी। लड़की ने जो टी शर्ट पहन रखा था, पता चला कि वो लड़के का है, ना कि उसका स्वयं का। पुलिस को शुरुआती छानबीन में गाड़ी के अंदर सफेद सलवार, रुमाल, टॉवेल, लड़की का इनरवेयर, लड़के की अंडरवेयर सहित कुल 10 कपड़े मिलते हैं। गाड़ी में भी सिंदूर की एक छोटी सी डिबिया मिली। आमतौर पर पुलिस जब तक कोई फॉरेंसिक या पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तभी कंफर्म कर सकते हैं कि क्या हुआ होगा। उससे पहले संभावना ही प्रकट कर सकते हैं। पर यहाँ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस ने सीधे केस डायरी में ऑफिशियली रजिस्टर कर लिया कि दोनों ने स्वयं ही इस दुनिया से अलविदा लिया है। कोई केमिकल कंपाउंड खाया, मतलब अभी पोस्टमार्टम के लिए भेजा ही गया था, रिपोर्ट आई नहीं थी। चाहते तो पोस्टमार्टम अगले दिन भी हो सकता था, लेकिन 3 जुलाई की रात को ही 9:30 बजे पोस्टमार्टम कंडक्ट किया गया। एग्जैक्ट टाइम था 9:35 का। शिल्पी का परिवार तो यहीं था, लेकिन गौतम की फैमिली लंदन में थी। उनसे गौतम के पोस्टमार्टम की इजाजत नहीं ली गई। और तो और जब पोस्टमार्टम पूरा हुआ तो कुछ टाइम के बाद इसी रात में ही पुलिस गौतम का अंतिम संस्कार करा देती है। उधर लंदन में इनके परिवार खबर मिलते ही निकलने की तैयारी में थे। इधर अंतिम संस्कार भी हो गया बिना परिवार की मौजूदगी में। आखिरी बार वो लोग बेटे को देख भी नहीं पाए। इस पर परिवार, मीडिया, जनता ने पुलिस पर सवाल उठाए।
कि आपको इतनी जल्दी क्या थी, इंतजार भी कर सकते थे। गौतम का परिवार भी बस आ ही रहा था, उनके आने से पहले ही ऐसा क्यों कर दिया। अगली सुबह शिल्पी का भी अंतिम संस्कार हो गया। पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टर्स ने विसरा जांच के लिए कुछ सैंपल्स भी प्रिजर्व किए थे। इसमें हृदय का एक पोर्शन, लिवर, फेफड़े, स्प्लीन, लेफ्ट किडनी और स्टमक था। पुलिस ने तो खुद ही केस रजिस्टर करके अपना फैसला ले लिया था, लेकिन जो पोस्टमार्टम में आया उसने सबको हैरान कर दिया। लड़की के इनरवेयर पर कुछ दाग पाए गए जो सेमिनल स्टेन की तरह लग रहे थे, यानी सीमन के अंश। इसका मतलब कि कुछ गलत काम किया गया है। घटना की टाइमिंग बताई गई पोस्टमार्टम के समय से 22 घंटे पहले 2 जुलाई की रात में 11:30-12 बजे के आसपास हुआ होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में घटना के पीछे का कारण नहीं पता चला कि स्वर्गवास की वजह क्या थी। ये विसरा जांच में ही पता चल सकता था। सेमिनल ट्रेसेस मिलने के बाद मामला और भी ज्यादा गंभीर हो गया। पूरे पटना में इसकी खबर फैलने लगी। जब भी किसी कार में कोई संदिग्ध चीज होती है तो उसको टो करके ले जाते हैं, या पॉसिबल हो तो घटना वाली जगह पर आकर ही एक्सपर्ट्स जांच करते हैं। लेकिन इधर 3 जुलाई की शाम ही पोस्टमार्टम के लिए उनको भेजने के कुछ समय के बाद एक कांस्टेबल कार को अपने हाथों से ड्राइव करके ले जाते हैं गांधी मैदान के पुलिस स्टेशन। इस वजह से स्टीयरिंग व्हील पर जो भी फिंगरप्रिंट लगे होंगे वो खराब हो गए। सीन ऑफ ऑकरेंस की फोटोग्राफी भी की गई थी। इस केस में गौतम के परिवार का कोई खास जिक्र नहीं है। उन्होंने अपने बेटे के इंसाफ के लिए ज्यादा कुछ आवाज नहीं उठाया। घटना के 6 दिनों के बाद शिल्पी का परिवार सामने आता है और कहा कि इस केस में जरूर किसी की साजिश है, किसी ने जानबूझकर कुछ किया है। पहले बेटे के साथ कुछ गलत काम किया गया, उसके बाद रास्ते से हटा दिया ताकि वो राज ना खोल पाए। मीडिया में कुछ थ्योरीज चलने लगी। परिवार के लोग भी बयान देते हैं, हालांकि इसके कोई प्रमाण नहीं है, बस थ्योरीज हैं। शिल्पी इंस्टीट्यूट के लिए घर से निकली रिक्शे पर। पटना के मौर्या लोग के पास पहुंचते ही गौतम का कोई दोस्त, जिसको शिल्पी भी जानती थी, वो शिल्पी से रास्ते में मिला। कहा कि मैं तुमको इंस्टीट्यूट ड्रॉप कर देता हूँ। दोस्त कार से था। शिल्पी चूंकि जानती थी तो कार में बैठ गई। दोस्त इनको इंस्टीट्यूट ले जाने के बजाय पटना के बाहरी इलाके फुलवारी शरीफ की तरफ ले जाने लगे। उन दिनों ये पटना का आउटस्कर्ट माना जाता था। अभी तो काफी डेवलप हो गया है, पहले नहीं था। उस दौर में एक सरकारी गेस्ट हाउस हुआ करता था, वाल्मीकि गेस्ट हाउस, जो काफी बदनाम था। मीडिया के अनुसार वो जगह सफेद वस्त्र धारण करने वाले पावरफुल लोग अपने अयाशी के लिए इस्तेमाल करते थे, जबकि वो जगह सरकारी थी। वहां लड़कियां बुलाई जाती, गलत चीजें होती। जानता हर कोई था, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं सकता। इसी जगह पर गौतम का दोस्त शिल्पी को लेकर आया। रास्ते में शिल्पी ने आपत्ति जताई कि कहाँ ले जा रहे हो। तब दोस्त ने कहा कि गौतम भी वहीं पर है, वेट कर रहा है। उसका नाम सुनते ही शिल्पी शांत हो गई। इधर जब बेटी घर पर नहीं पहुंचती है और घर वाले दोस्तों से पूछ रहे थे, इसी बीच गौतम को भी पता चला कि शिल्पी गायब हो गई है, तो ये भी अपने फ्रेंड सर्कल में पूछने लगे। एक फ्रेंड से पता चलता है कि उसको गेस्ट हाउस ले गए हैं, वो भी वाल्मी वाले। चूंकि गौतम खुद भी सफेद वस्त्रधारियों के साथ उठते बैठते थे, तो इन्हें पता था कि वहां पर क्या होता है। ये घबरा गए और भागे भागे वहां पर गए, लेकिन इनके पहुंचने में काफी देरी हो जाती है। वहां गौतम ने उनका विरोध किया। इसके बाद वो लोग इनकी कहानी समाप्त कर देते हैं। फिर मारुति जन कार में बैठाकर गैराज में लाकर छोड़ दिया। साजिश के तहत ही पुलिस को सूचित किया गया था, तभी पता नहीं चल पाया कि किसने सूचना दी थी। जिस घर के पास ये गैराज था, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये साधु यादव का है। इस केस में साधु यादव का नाम भी उछलने लगा। कुछ रिपोर्टर्स ने स्टिंग ऑपरेशन किया एक पुलिस ऑफिसर का, जो इस केस से जुड़े हुए थे। ऑफिसर को नहीं पता था कि रिकॉर्ड हो रहा है। उसमें ऑफिसर ने कहा कि साधु यादव को लालू जी ने उस जगह पर जाने से मना किया था, फिर भी वो वहां पर गए थे। जिसके बाद सबको संदेह होने लगे कि खबर आने से पहले ही साधु यादव को कैसे पता चला कि शिल्पी गौतम यहाँ पर हैं। ये कोई आम इंसान तो थे नहीं, उस समय के सीएम राबड़ी देवी जी के भाई थे। पूरे राज्य में रसूख था। साधु यादव का नाम आते ही ये खबर पटना से निकलकर पूरे राज्य में, फिर पूरे देश में फैल गई। उस दौरान जो विपक्ष नेता थे, उन्होंने बिहार सरकार और राबड़ी देवी के खिलाफ मोर्चा शुरू कर दिया। जनता, परिवार, नेता, मीडिया सभी सड़क पर उतर गए। रूलिंग पार्टी का कहना था कि विपक्ष राजनीतिक लाभ के लिए साधु यादव को घेर रही है। कई सारे सवाल मीडिया में उठने लगे। विस्तार रिपोर्ट आई नहीं थी। इससे पहले सिटी एसपी ने मीडिया में बयान दे दिया कि कार में लड़का और लड़की आपस में कुछ कर रहे थे। एसी चालू था, खिड़कियां ऊपर थीं। ज्यादा देर बंद रहने की वजह से गाड़ी में कार्बन मोनोक्साइड गैस भरने लगी, ऑक्सीजन की कमी होने लगी। इसमें इंसान को पता नहीं चलता, वो धीरे धीरे नींद में जाने लगता है, फिर हमेशा के लिए सो जाता है। उन दोनों ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया होगा। फिर भी लड़की ने एक टी शर्ट पहना था जो लड़के का था। उसने खुद पहना था या किसी ने पहनाया, उसने अपने कपड़े क्यों नहीं पहने? पहले एसपी ने बोला कि बिना विसरा रिपोर्ट के कुछ नहीं कह सकते, लेकिन कुछ समय के बाद कार्बन मोनोक्साइड वाला बयान दिया। 28 जुलाई को पीएमसीएच पटना से विसरा रिपोर्ट आती है। इसमें केमिकल कंपाउंड का जिक्र किया गया, जो अनाज को कीड़ों से बचाने के लिए होता है और आसानी से मार्केट में मिल भी जाता है। हम आपको उसका नाम नहीं बता सकते हैं। इसके अंश विसरा रिपोर्ट में पाए जाते हैं। उधर ये मामला राजनीतिक मोड़ ले रहा था। सितंबर 1999 में राबड़ी देवी ने इस केस को सीबीआई को सौंप दिया।
शिल्पी का परिवार पहले काफी चिंतित था कि पुलिस दबाव में काम कर रही है, केस को कहीं और मोड़ा जा रहा है। लेकिन सीबीआई के पास केस जाने के बाद थोड़ी उम्मीद जगी। इस केस में शुरू से ही काफी लूप होल्स और कमजोर कड़ियां थीं। सीबीआई भी लोकल अथॉरिटी की गाइड के बिना कुछ नहीं कर सकती। केस के बारे में जो भी जानकारियां थीं, फाइलें थीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, विस्तार रिपोर्ट, फोटोग्राफ्स, सब कुछ एग्जामिन किया जाने लगा। वो जो लड़के के इनरवेयर पर सेमिनल स्ट्रेंस मिले थे, उन्हें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए हैदराबाद के सीडीएफडी भेजा गया। मीडिया में पहले बातें भी उठ रही थीं कि शिल्पी और गौतम के ऊपर चोट के निशान भी पाए गए, जो थ्योरी को साबित कर रहा था कि गेस्ट हाउस में कुछ तो हुआ है। पर पोस्टमार्टम और सीबीआई रिपोर्ट के अनुसार उनके ऊपर किसी तरह के कोई चोट के निशान नहीं थे। उन्होंने कोई संघर्ष किया हो, बचने का प्रयास किया हो, उसके भी निशान नहीं थे। सीबीआई ऑफिसर्स ने कई दूसरे एंगल्स पर भी अपनी जांच आगे बढ़ाई। उसमें गौतम, शिल्पी के दोस्त, जानने वालों, परिवार से बात किया गया। आखिर किसी से कोई दुश्मनी हो, किसी पर संदेह हो, कोई जानकारी दे सके। सीबीआई ने गौतम के 5 जानकारों को आइडेंटिफाई किया और इनके डीएनए सैंपल्स मैचिंग के लिए लिए गए। मनीष, राकेश कुमार, पंकज, एसपी सिंह और अशोक यादव। अशोक यादव साधु यादव के करीबी माने जाते थे और ये जल बोर्ड में ऊंचे पद पर थे। हालांकि बाद में इनके दुश्मनों ने इन्हें रास्ते से हटा दिया। सीबीआई इन सबके सैंपल्स हैदराबाद सीडीएफडी भेजती है, पर किसी का भी डीएनए इनरवेयर के सेमिनल स्ट्रेन से मैच नहीं हुआ। उस पर एक से अधिक स्ट्रेन थे। जांच के दौरान एक स्ट्रेन का डीएनए गौतम से मैच हो जाता है, लेकिन दूसरे अज्ञात थे। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स उसी अज्ञात से मैच करके देख रहे थे। सीबीआई ऑफिसर्स ने शिल्पी के एक चाचा जी पर भी अपना संदेह जताया। इनके भी सैंपल को लेकर लैब भेजते हैं, पर यह भी मैच नहीं हुआ। समय बीत रहा था, धीरे धीरे 2 साल गुजर गए। इसके बाद डॉक्टर्स की टीम बनी, जिसमें एम्स दिल्ली, सफदरजंग हॉस्पिटल और पटना मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स थे। ये फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स थे। 22 जनवरी 2002 के दोपहर 3 बजे घटनास्थल पर जाते हैं, उस गैराज में। वहां पर जांच पड़ताल किया। इनके पास उस दिन के लिए गए फोटोग्राफ्स भी थे। कार के अंदर सीट पर गौतम बैठी हुई पोजीशन में थे और राइट साइड की तरफ टिल्टेड थे, झुके थे। पोस्टमार्टम में इस बात की पुष्टि भी हुई कि उसी साइड ज्यादा स्टेन्स थे। रिगर मोर्टिस करके एक टर्म होता है जीवन जाने के फेज में। शुरुआती 4 घंटे में ये होता है, एक तरह का जकड़न समझ लीजिए। फिर ये 12-18 घंटे में निकलने लगता है और दूसरा फेज शुरू हो जाता है, और जकड़न वाला। रिगर मोर्टिस सभी मसल से डिसअपियर तो होता है, लेकिन हाथ पैर का निचला हिस्सा, टोज और फिंगर्स, इनको छोड़कर। पोस्टमार्टम के अनुसार घटना 22 घंटे पहले हुआ था। इन सब के आधार पर लगा कि जीवन जाने के 5-6 घंटों तक कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई थी। तब से ये इसी हाल में, इसी पोजीशन में कार में बैठे हुए हैं। जो केमिकल कंपाउंड का जिक्र हुआ विस्तार रिपोर्ट में, डॉक्टर्स के अनुसार वो कंपाउंड काफी स्मेल देता है, जैसे गार्लिक या सड़ी हुई फिश। इसको सहन करना मुश्किल है। यदि किसी ने खाने में मिला कर दिया हो तो पॉसिबल नहीं। इसके स्मेल से लगेगा कि खाना खराब हो चुका है और खाएंगे नहीं। जबरदस्ती भी खिलाने का चांस नहीं था। अगर ऐसा करते तो विरोध के, बचाव करने के निशान भी पाए जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ मिला नहीं था। चेहरे के पास भी नहीं मिला। फिर एक आखिरी जरिया ही बचा कि जानबूझकर स्वयं की मर्जी से खाया हो। केवल 15 मिनट में ही असर दिखाना शुरू कर देता है। हाथ भी उठ नहीं सकता। 6-7 घंटों में कहानी समाप्त हो जाती है। ये टैबलेट या पाउडर फॉर्म में भी आता है। इसको खाने से ARDS होता है। फिर कहानी समाप्त हो जाती है 6 घंटे के अंदर। जब कोई डीएनए मैच नहीं कर रहा था तो सीबीआई ने साधु यादव का सैंपल मांगा, पर साधु यादव साफ साफ मना कर देते हैं। जांच के दौरान लड़की के शरीर पर कोई भी दाग नहीं मिला था, केवल कपड़े पर था। इसका मतलब कि ये पुराने टाइम का है, हाल के समय का नहीं है, और वो भी 2 स्टेन थे, यानी 2 डिफरेंट पर्सन के 2 डिफरेंट टाइम पर। एक तो गौतम है ही, और दूसरा कौन है? कार्बन मोनोक्साइड वाली बात डॉक्टर्स ने नकार दिया। इसमें हृदय के पास ब्राउनिश फ्लूइड आ जाता है, जिसे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। इस केस में प्रॉपर सैंपल ना होने की वजह से ये पता नहीं चला। कुल मिलाकर डॉक्टर्स ने यह निष्कर्ष निकाला कि लड़का लड़की ने वो कंपाउंड स्वयं लिया था। उन पर किसी तरह की कोई चोट नहीं, विरोध के निशान नहीं, किसी ने जबरदस्ती खिलाया नहीं। एक और थ्योरी आई अखबारों में। शिल्पी के पिताजी जयपुर गए थे। इसकी वजह क्या थी? वो अपनी बेटी के लिए लड़का देखने गए थे, पर शिल्पी तो गौतम से प्यार करती है। पिता को यह शादी मंजूर नहीं था, क्योंकि जाति दूसरी है और पॉलिटिक्स भी नहीं पसंद, जबकि गौतम को पॉलिटिशियन बनना था। दोनों चाहते तो घर से भाग जाते हैं, लेकिन घर की इज्जत चली जाएगी। गौतम ने साधु यादव से बात की। उन्होंने आश्वासन दिया कि वो शादी करवा देंगे, लेकिन बिना माता पिता की मर्जी से शादी करना ठीक नहीं। उस 2 जुलाई के दिन शिल्पी के पिताजी जयपुर में थे। इंस्टीट्यूट के रास्ते में दोस्त ने शिल्पी को कार में बिठाया। गौतम से शिल्पी गेस्ट हाउस में मिली। 2 जुलाई को ही गौतम ने एक कार, वही कार मारुति ज़ेन, रेंट पर ली थी, किराए पर, और साधु यादव से बात भी किया था। उन्होंने कहा कि होटल में आकर मिलो, फिर साथ में गेस्ट हाउस आए। इधर से शिल्पी भी गेस्ट हाउस में पहुंची। दोस्तों के साथ बैठकर राय मशवरा लेते हैं, बात करते हैं आगे क्या किया जाए, पर कोई सॉल्यूशन निकल नहीं रहा था। फिर शिल्पी और गौतम उसी कार में बैठकर यहाँ से चले गए। गाड़ी के अंदर सिंदूर की डिबिया भी थी। इससे बात आई कि दोनों ने सीक्रेटली शादी कर ली और कार में कंपाउंड खाकर एक दूसरे के करीब आए, दुनिया से विदा हो गए।
पर इस केस में कई सारे लूप होल्स हैं। साधु यादव ने डीएनए सैंपल के लिए मना कर दिया, कहा कि ऐसा करेंगे तो विपक्ष इनके खिलाफ साजिश कर सकती है, इनका पॉलिटिकल करियर भी खराब हो सकता है। ऊपर से डायरेक्टली इस केस में इनका नाम नहीं है तो ये डीएनए सैंपल क्यों दें। आर्टिकल 23 आपराधिकरण के खिलाफ अधिकार की गारंटी देता है, यानी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। यह अधिकार आरोपी को ऐसे सबूत देने के लिए बाध्य होने से बचाता है जिसमें उनको दोषी ठहराया जा सकता है। हालांकि यहाँ पर बात डीएनए जांच की थी। सीआरपीसी 53A के तहत जांच अधिकारी कोर्ट में रिक्वेस्ट कर सकते हैं डीएनए सैंपल के लिए, क्योंकि डीएनए जांच कोई गवाही नहीं है बल्कि साइंटिफिक एविडेंस है। इसे स्वयं के खिलाफ गवाही देने का उल्लंघन माना नहीं जा सकता। सीबीआई चाहती तो आगे कार्रवाई कर सकती थी, कोर्ट जा सकती थी, साधु यादव का डीएनए सैंपल वहां पर मांगती, मगर कुछ खास करते नहीं है, कोई दबाव नहीं बनाया गया। 5 अगस्त 2003 को सीबीआई ने स्पेशल कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दिया कि इसमें कोई साजिश नहीं है, कोई इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि गौतम शिल्पी स्वयं है। कोर्ट इसको एक्सेप्ट कर लेती है और केस बंद हो गया। शिल्पी के परिवार ने इस पर सवाल उठाया, कोर्ट के दरवाजे खटखटाए। इसमें शिल्पी के भाई प्रशांत जैन आगे थे और 2005 के आखिरी महीने में पटना हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल किया। पर 5 जनवरी 2006 को इनको इनके घर के सामने से ही कुछ लोग उठा ले गए। 2 दिन साथ रखा। घर वाले पुलिस में एफआईआर करवाते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद बदमाशों ने उन्हें सही सलामत छोड़ दिया। इसके बाद घर वालों की आवाज भी शांत पड़ गई। रिट पिटीशन भी फॉलो नहीं करते हैं, ठंडे बस्ते में चला गया। इन सब के पीछे आखिर कौन था, परिवार पर किसने दबाव बनाया, ये परिवार के अलावा और किसी को भी नहीं पता। पुलिस ने जल्दबाजी में पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार क्यों करवाया, वो इन्फॉर्मेशन किसने दी कि शिल्पी गौतम गैरेज में है। गैरेज अंदर से बंद था, चाबी गायब थी, चाबी भी आज तक मिली नहीं। शिल्पी ने अपने कपड़े पहनने के बजाय गौतम का टी शर्ट क्यों पहना था, वो दूसरा स्टेन आखिर किसका था कपड़े पर। गाड़ी कैसे उस गैराज में गई थी जो साधु यादव के क्वार्टर के बगल में है। बेटे के साथ हुई घटना के बाद परिवार ने भी मीडिया से दूरी बना ली। अभी सितंबर 2025 में बिहार के जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर जी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और डिप्टी सीएम पर आरोप लगाया कि सीबीआई जांच के अभियुक्तों में उनका भी नाम है, उनका भी डीएनए सैंपल लिया गया था, राकेश कुमार यही हैं। हालांकि डिप्टी सीएम इससे मना कर देते हैं। वो राकेश कुमार मस्कारा था जो हाजीपुर का रहने वाला था और आइसक्रीम डिस्ट्रीब्यूटर था। प्रशांत किशोर के इल्जामों से नकार दिया। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फिर से शिल्पी गौतम केस वापस चर्चा में आया। ये केस बंद हो चुका है, लेकिन सवाल अभी भी बहुत सारे हैं जिसका जवाब किसी को भी नहीं पता। लेकिन कुछ सवाल के जवाब घर वालों को पता है, लेकिन वो मीडिया से बात नहीं करना चाहते हैं। आखिर भाई के साथ क्या हुआ था, अचानक इन लोगों ने अपनी आवाज क्यों दबा ली। गौतम के परिवार भी इस केस से दूर रहे। तो वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अब कमेंट करके अपनी राय बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।